हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज के इस वीडियो में। सो ड्यू टू सम रीजंस वो जो वीडियो था वो स्टॉप हो गया था, बट आई हैड टू अपलोड इट क्योंकि मुझे लेट नहीं करना था आप लोग को कंटेंट देने में। ऑलरेडी इट्स बीन सो लॉन्ग। मैं बहुत समय से ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको शूट कर दूँ। तो आज हम लोग ओबीएस के थ्रू ये डिस्कस करेंगे। एंड ये इंटरेक्टिव पे मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसको अपलोड करने में बहुत समय लगता है, और ये हमारी लास्ट वीडियो है तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा पूरा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, जहाँ पे वीडियो हमारी स्टॉप हो गई थी, मैं वहाँ से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग पहले की वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। जितना भी आपके एग्जाम में अभी समय बचा है तो यू कैन प्रिपेयर दिस पोर्शन जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का पोर्शन है। हमने यहाँ पे ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। यूनिट 1 हो गया या यूनिट 2 या यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर आज हम लोग ये वाले दोनों टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा फिनिश हो जाएगा। एंड प्रत्येक वीडियो हमारी 1 1 आवर की है और एक एक घंटे के अंदर मैंने पूरा पूरा यूनिट कवर करने की कोशिश की है शॉर्ट में। तो आप लोग इसको देख सकते हो, बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं है, तो आपका सिलेबस भी हो जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग लाइव सेशन के थ्रू भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रिज्यूम करते हैं जहाँ से हमने इसको डिस्कस किया था लास्ट। अभी तक हमने ये सब डिस्कस कर लिया है, और मैंने टीचर सेंटर्ड में लेक्चर मेथड के बारे में यहाँ तक डिस्कस किया था कि लेक्चर मेथड के अंदर आपके कौन कौन से फीचर्स या नेचर क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होते हैं। तो बहुत बेसिक सा है। स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा फायदा लेक्चर मेथड का क्या है, तो कंटेंट को कवर करने के लिए, बड़ी कक्षा में पढ़ाने के लिए, या अगर बड़ी कक्षा है और अधिक लॉन्ग कोई कंटेंट है या कोई बहुत ज़्यादा डीप कंटेंट है, उसको पढ़ाने के लिए लेक्चर मेथड बेस्ट होता है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे इसको अच्छा माना जाता है। यहाँ पे नॉलेज एंड क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब अगर मुझे किसी चीज़ को बहुत स्पष्टता से या मुझे बहुत ज्ञान वाली चीज़ प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए लेक्चर सबसे बेस्ट होता है। और ये बेसिकली इकोनॉमिकल मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है इस विधि को कराने के लिए, तो इकोनॉमिकल है काफ़ी, जो मोस्टली स्कूल्स में यूज़ होता है। इसके लिमिटेशंस क्या है कि मिनिमल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है। बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्रियोसिटी उनकी नहीं होती है, दे आर वेरी पैसिव इन दिस मेथड, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पाएंगे, ना वो खुद से अनुभव ले पाते हैं। तो मोस्टली टीचर एक्टिव रहता है, तो स्टूडेंट का रोल कैसा है यहाँ पे, पैसिव है। कई बार ड्यूरिंग टीचिंग फीडबैक नहीं मिलता है स्टूडेंट को कि वो क्या उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एंगेजमेंट बहुत कम है और बच्चों की डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है टीचर्स के नोट्स पे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फोकस नहीं करते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है, मोस्टली फोकस ये रहता है कि टीचर क्या नोट उनको दे देगा। तो ये लिमिटेशंस हैं। कई बार टीचर के अंदर लैक ऑफ प्रिपरेशन होता है, जिससे कि जो मेथड जो लेक्चर है वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है। सो ये हो गए इसके स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा मेथड था टीचर सेंटर्ड में, जिसको कहते हैं टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड नाम से क्या लग रहा है, जहाँ पे टीम में टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 और मोर टीचर्स, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर जब किसी एक क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ पे मिलकर के एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, योजना बना रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, पाठ्यक्रम को बेहतर बना रहे हैं, तो वो टीम टीचिंग का एग्जाम्पल है। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे 2 टीचर हैं जो कि एक ही क्लास को पढ़ाने पे फोकस्ड हैं। ये अपनी एक्सपर्टीज या अपनी स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं, योजना, प्लानिंग, करिकुलम को इन्हांस कर रहे हैं। तो ये आपका टीम टीचिंग है, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर ये आपका आता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बेसिक है, पहला ग्रुप ऑफ टीचर्स होते हैं इसमें। टीम टीचिंग में क्या होगा कि मोर देन 1 टीचर हमेशा रहेंगे, जो कि किसी एक कोर्स, क्लास या किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। दूसरा, इनके अंदर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी टीचर जितने भी हैं वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के अनुसार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं कि कौन क्या काम करेगा। इसके अंदर कोऑपरेटिव टीचिंग भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे एज ए टीम यहाँ पे टीचर्स वर्क कर रहे हैं, मिल करके सुधार कर रहे हैं, मिल करके योजना बना रहे हैं, तो कोऑपरेटिव है। स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज यहाँ होती है, यानी कि वर्क इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन दी इंडिविजुअल्स एक्सपर्टीज। जो टीचर का जिस तरीके का एक्सपर्टीज है, विशेषता है, उसके अनुसार काम को बांटा जाता है। नीड सेंटर्ड है, बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद सारी टीचिंग होती है। टीचर्स के पास ऑटोनॉमी होती है, यानी स्वतंत्रता है कि वो बच्चों
के लिए जो भी योजना है या जो प्लानिंग है वो उसको अपने अनुसार ढाल सके। तो टीचर्स के पास यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी या स्वतंत्रता ज़्यादा पाई जाती है। फिर लचीलापन है, स्केड्यूल में, मेथड्स में टीचर चेंज कर सकता है। टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है और पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का संयोजन करना बहुत ईजी हो जाता है इसमें, क्योंकि अगर टीचर जो है वो टीम में अगर काम कर रहे हैं तो अगर कोई एक रिसोर्स है तो उसको बहुत अच्छे से दोनों टीचर्स यूज़ कर पाते हैं, तो जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा यूज़ हो पाते हैं इस मेथड में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई टीम टीचिंग की, और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आज क्वेश्चन ऐड नहीं किया बट वी विल डू क्वेश्चंस इन लाइव सेशन, इस यूनिट से आज हम करने वाले, ठीक है। ओके, अगला मेथड आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन भी आपका कैसा है, टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन है, जहाँ टीचर के कंट्रोल में चीज़ें हैं। टीचर इज हाईली एक्टिव इन दिस मेथड और स्टूडेंट्स आर एज कंपेरेटिवली पैसिव। तो यहाँ पे क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, द टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स अ प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट वाइल एक्सप्लेनिंग इट्स एस्पेक्ट्स एंड स्टूडेंट्स एक्टिवली ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेट। यहाँ पे मेजरली क्या है कि टीचर किसी भी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए किसी भी प्रक्रिया को या प्रयोग को प्रदर्शित कर रहा है, वो व्याख्या करेगा सारे पक्षों को और समझाता जाता है। स्टूडेंट्स का काम केवल ये होता है कि वो ऑब्जर्व करते हैं, नोट डाउन करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहला है कि अगर मान लो मुझे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को अपनी क्लास में यूज़ करना है तो फर्स्ट आई विल नीड अ प्रेपरेशन। मेरा प्रिपरेशन या प्लानिंग फेज होता है जहाँ पे मैं पहले ये सोचूंगी कि मैं किस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ, मेरा टॉपिक क्या होगा, व्हाट विल बी माय डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ प्लानिंग हो रही है। दूसरा क्या है, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। अब मैं क्लास में जा चुकी हूँ, अब मैं पाठ का परिचय पहले दूंगी। बच्चों को पाठ का परिचय कैसे देंगे, कोई स्टोरी सुना के, कोई इवेंट उनको बता के, या कोई भी आप एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक हमने कहानी या पाठ को क्या किया, उसको परिचित करवाया। तीसरा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब आपको जो भी आपका टॉपिक था, मान लो मेरा साइंस में कुछ टॉपिक था, आज मेरा टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाना है, या मेरा टॉपिक था कि मुझे कोई मान लो कि मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करूँगी। सब्जेक्ट मैटर यानी कि मेरा जो टॉपिक है उसको मैं बच्चों के नॉलेज से लिंक करूँगी, लाइक बच्चों का प्रीवियस नॉलेज एंड उनका जो न्यू नॉलेज है उसको कनेक्ट करना, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे क्या आता है, एक्चुअल में जब हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं यानी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रोसेस को शो कर रहे हैं। से मान लो मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में कोई एक्सपेरिमेंट उनको करके दिखा रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस का कोई प्रोसेस दिखा रही हूँ, या मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ लेके चली गई थी वो मैं दिखा रही हूँ, या मैं उनको एक्चुअल में कोई चीज़ शो कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद टीचर यहाँ टीचिंग एड भी यूज़ करता है। डेमोन्स्ट्रेशन जब बच्चों को प्रदर्शित किया गया है, उसके साथ टीचर मॉडल, चार्ट, ग्राफ और अदर चीज़ें भी यूज़ कर सकता है। मान लो कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं मान लो फोटोसिंथेसिस का डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ, तो हो सकता है मैं साथ के साथ एक ग्राफ या कोई चार्ट में कुछ लिख करके या ब्लैक बोर्ड पे लिख करके समझाती रहूँ। तो यहाँ टीचर क्या कर रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ उस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रहा होता है ताकि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। फिर लास्ट में इवैल्यूएट करता है कि किस तरह से बच्चों की लर्निंग हुई है, कितनी इफेक्टिव लर्निंग हुई है। सो दीज वर सम स्टेप्स इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड: प्लानिंग, इंट्रोड्यूसिंग, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, टीचिंग मेथड्स एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। ये आपके स्टेप्स होते हैं। अब देखो इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज में हो सकता है कि बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है। सबसे बड़ा फायदा होता है कि बच्चे यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, वाइकेरियस लर्निंग होती है, यहाँ पे टीचर को देख कर सीखते हैं और सेंस ऑर्गन्स विकसित हो रही है क्योंकि वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनका सेंसेस बहुत डेवलप होता है। टाइम एंड कॉस्ट बचता है। ये बेसिकली हेल्प करता है थियोरी को प्रैक्टिस से जोड़ने में, मतलब जो थ्योरेटिकल चीज़ होती है उसको ईजिली यहाँ पे टीचर प्रैक्टिस के थ्रू प्रैक्टिकल समझाता है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और बच्चों का मेजरली काम क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, दे आस्क क्वेश्चन, दे ऑब्जर्व, दे मेक देयर ओन नोट्स एज वेल। तो अपने नोट्स को वो बनाते हैं, नोट टेकिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
डिसएडवांटेज में देखो सबसे बड़ा हानि इसका क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स को आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। अब मान लो मैथ्स में कोई फॉर्मूला है तो मैं फॉर्मूला एक डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे लेक्चर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा या कोई और मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो हर चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक बहुत बड़ा इसका नुकसान हो सकता है। बहुत जो स्किल बेस्ड हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं केवल उन्हीं में ये मेथड अच्छा माना जाता है। और कई बारी बच्चे या पैसिव होते हैं, कई बारी सारे इंडिविजुअल नीड्स को टीचर फुलफिल नहीं कर पाता है। जो आगे बच्चे बैठे हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और पीछे वाले बच्चे बहुत एक्टिव नहीं रह पाते हैं, या सभी बच्चों को सेम तरीके से समझ में नहीं आती चीज़ें। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का, ठीक है। तो ये आपका टीचर्स कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में। लर्नर सेंटर्ड मतलब ऐसा अप्रोच जहाँ पे जो जो भी इंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी टीचर या स्टूडेंट सीख रहे हैं, वो स्टूडेंट के सेंटर में हो रहा है। यानी कि जिसका मुख्य केंद्र कौन है, लर्नर है। और बच्चे कैसे सीख रहे हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस, थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और कैरेक्टरिस्टिक देख लो यहाँ से, ऐसे ही बन जाएगा बेसिक क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पार्ट ऑफ लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, एक्टिवली भाग लेते हैं इस तरह के इंस्ट्रक्शन में बच्चे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ज़्यादा होता है, अनुभव आधारित शिक्षा, जिसको इम्पेरिकल लर्निंग भी बोलते हैं। इम्पेरिकल बेस्ड लर्निंग है, प्रैग्मेटिक्स अप्रोच से रिलेटेड है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन है बच्चों का। सेल्फ पेस्ड लर्निंग होता है, खुद की गति से सीखते हैं, अपनी अपनी क्षमता से सीख रहे हैं, सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं। और थ्योरी एंड प्रैक्टिस को कनेक्ट करने के लिए लर्नर सेंटर्ड मेथड बहुत अच्छा एक मेथड पाया जाता है, एक बहुत अच्छा मेथड है मतलब, ठीक है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब देखो, जब हम सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं तो सेल्फ लर्निंग आपके दो तरीके से हो सकता है। कुछ हमारी सेल्फ लर्निंग होती है जो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है, जहाँ बच्चे बहुत संरचित तरीके से सीखते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। दूसरा है पीएसआई, जिसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तीसरा क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जो कि पावलोव की थ्योरी पे बेस्ड था। एंड जो आपका प्रोग्राम लर्निंग है, ये स्किनर ने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड था। कुछ हमारे ऐसे मेथड्स हैं जैसे कि जो प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ये आपका लेस स्ट्रक्चर्ड होता है, कम संरचित विधियां हैं। और प्रोजेक्ट मेथड जो है वो आपका लर्नर सेंटर्ड एंड आपका जो ग्रुप सेंटर्ड है, दोनों में आ सकता है, ठीक है, दोनों में ही आता है। प्रोजेक्ट मेथड के भी अलग अलग टाइप होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट मेथड ऐसे हैं जो बच्चे ग्रुप में कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें एक इंडिविजुअल ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो दोनों के अंदर प्रोजेक्ट मेथड हमारा आता है, ठीक है। अब देखो, जब हम सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं तो लर्नर सेंटर्ड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक आपका मेथड पूछा जाता है, वो पूछा जाता है प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक है। तो इसको बेसिक बात करेंगे, प्रोग्राम लर्निंग होती क्या है। देखो, प्रोग्राम लर्निंग जो है ये स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में दिया था। इसके अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है लीनियर स्टाइल और दूसरा होता है ब्रांचिंग स्टाइल। इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट बेसिक आपको पता रहना चाहिए। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में लीनियर स्टाइल में क्या होता है कि किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे हम स्टेप्स में विभाजित कर देते हैं, फ्रेम्स में विभाजित कर देते हैं। हर फ्रेम में कुछ ना कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर बच्चे को देना होता है, और अगर वो सही उत्तर देता है तो नेक्स्ट उस फ्रेम में उसको जानकारी दी जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप जब बच्चे सीख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि गणित में जोड़ सिखाते समय, तो 2 + 3 = वॉट, अगर यहाँ पे बच्चा उत्तर देता है तो अगला फ्रेम जो है वो सही उत्तर और अगला प्रश्न को देता है। ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड होता है, जहाँ पे बच्चे एक एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप लीनियर तरीके से क्या कर रहे हैं, हर फ्रेम में क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ब्रांचिंग स्टाइल क्या है कि यदि विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो उसे रेमिडियल फ्रेम या हिंट की ओर भेजा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विच गैस इज असेंशियल फॉर ब्रीदिंग, अगर मान लो ये क्वेश्चन बच्चे से पूछा गया है, अगर विद्यार्थी ने मान लो CO2 बोल दिया, गलत उत्तर दे दिया, तो अब क्या है कि उसको करेक्टिव फ्रेम में भेजा जाता है, नेक्स्ट फ्रेम में भेजा जाएगा और उसको हिंट दिया जाएगा कुछ ना कुछ, ताकि वो राइट आंसर खुद से गेस कर सके या राइट आंसर तक पहुंच सके। इस तरीके का स्टाइल क्या है, ब्रांचिंग स्टाइल है। लीनियर में वो लॉजिकल तरीके से सीक्वेंस वाइज उसको सीख रहा है।
तो 2 तरीके से आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है, और आपका बेसिक जो यहाँ पे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में जो आपका प्रश्न बनता है, वो इसके प्रिंसिपल्स से बनता है, ठीक है? कि प्रिंसिपल्स क्या है यहाँ पे। तो ये याद रखना कि यहाँ बच्चे खुद की गति से सीखते हैं, खुद की लर्निंग से सीखते हैं। यहाँ पे इसके फीचर्स यहाँ पे याद रख लो कि जहाँ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की जाती है, एरर्स को यहाँ मिनिमाइज किया जाता है, जहाँ पे इमीडिएट फीडबैक देने का काम होता है, यानी अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको तुरंत सही उत्तर बता दिया जाता है। इंडिविजुअलाइज तरीके का ये लर्निंग होता है, और जो डाइवर्स बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये। सीक्वेंस में बच्चे सीखते हैं, अपने खुद के गति से, सेल्फ पेस से सीखते हैं, अपने खुद के पेस या खुद की गति से लर्न करते हैं कोई भी चीज़। तो ये आपका कैसा लर्निंग है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड है, जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की तरफ। लर्नर सेंटर्ड मेथड में अगला मेथड है डिस्कवरी। डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिवली इंगेज्ड हैं। और इसका विकास ब्रूनर ने 1960 के दशक में किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन है डिस्कवरी लर्निंग के प्रवर्तक? तो ब्रूनर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। और अगर हम खोज विधि की बात करें तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम भी याद रखना है, ठीक है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी जो खोज विधि है वो दिया था। तो मेन ब्रूनर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन अगर आपसे इसका फाउंडर पूछा जाए तो आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है? अगर हम डिस्कवरी लर्निंग की विशेषता की बात करें तो पहला है कि यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होता है, यानी बच्चे जो भी सीख रहे हैं वो इंक्वायरी करके सीख रहे हैं। प्रश्न पूछना, जांचना, अन्वेषण करना इसके अंदर आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे कर रहे हैं। प्रायर नॉलेज को यूज किया जाता है, तो जब अपने पुराने नॉलेज को यूज करके कुछ ना कुछ नया नॉलेज बच्चे क्रिएट करते हैं, तो वो आपका क्या है? डिस्कवरी मेथड का पार्ट है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है? और डिस्कवरी मेथड को हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं, पूछताछ आधारित अधिगम भी कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे कुछ क्या होते हैं? चरण होते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, पूछताछ आधारित अधिगम है, इसके कुछ चरण है। जैसे पहला है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या आएगा कि बच्चों को टॉपिक या समस्या से पहले परिचित करना। यानी जैसे मान लो एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षक पानी के चक्र यानी वाटर साइकिल का एक छोटा सा वीडियो दिखाता है और पूछता है बच्चों से कि बारिश कैसे होती है। यानी यहाँ पे टीचर ने क्या किया है? समस्या से परिचित कराया है उनको, उनकी जिज्ञासा को जगाया है एक वीडियो दिखा के, एंड देन ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे आता है संकल्पना निर्माण, जिसको कॉन्सेप्चुलाइजेशन कहते हैं। और इसके अंदर क्या है कि विद्यार्थी पूछेंगे, फिर मतलब समस्या को समझ रहे हैं बच्चे और फिर अपने प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे 2 प्रश्न बच्चों ने पूछा कि बारिश में बादल कैसे बनते हैं, सूरज का तापमान इसमें क्या भूमिका निभाता है। अब वो वीडियो देखने के बाद बच्चों ने टीचर से क्वेश्चन पूछे, यानी एक संकल्पना निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तीसरे नंबर पे बच्चे अन्वेषण खोज प्रक्रिया में लगते हैं। तीसरे में वो डेटा कलेक्ट करेंगे, जानकारी को इकट्ठा करेंगे इस चीज़ को जानने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इसका आंसर ढूंढने के लिए दे विल कलेक्ट सम डेटा। तो यहाँ विद्यार्थी प्रयोग करते हैं, पानी को उबाल कर वाष्प बना के देखेंगे, डायग्राम को देखकर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ खोज की प्रक्रिया में बच्चे लगे हुए हैं, इसको इन्वेस्टिगेशन फेज कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे कंक्लूजन आता है। बच्चों ने इन्वेस्टिगेट किया और जो उनके फाइंडिंग आए उसको एनालिसिस करते हैं, अपने उत्तर को निकालते हैं। विद्यार्थी जैसे मान लो यहाँ पे पानी गर्म किया था, उबाल करके उन्होंने वाष्प बनाया, तो अब यहाँ विद्यार्थी पाते हैं कि पानी गर्म होने पर वाष्प बनता है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। तो उन्होंने क्या किया? कंक्लूजन निकाला है डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट, राइट। फिर उसके बाद डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन करना, जो भी आंसर आया है उस पर बच्चे चर्चा कर रहे हैं, सोच पर विचार कर रहे हैं। समूह चर्चा कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे, है ना, उनकी जो भी क्यूरियोसिटी है उसके बारे में, जो भी उनके आंसर्स आए हैं उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। लास्ट में उसको अप्लाई करते हैं, यानी जो भी उन्होंने जानकारी इसमें सीखी उसको अप्लाई करना। तो ये बेसिकली आपके 6 स्टेप थे आपका पूछताछ आधारित अधिगम में। जैसे पहला था ओरिएंटेशन, फिर कॉन्सेप्चुलाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन, कंक्लूजन, डिस्कशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपके स्टेप हैं। आगे पीछे स्टेप आपका पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, किसी भी तरीके से आ जाएगा।
फिर आता है अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि था हमारा टीचिंग कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। हमने लास्ट अगर आप इसका सिलेबस देखें तो लास्ट में यहाँ पे स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज करके नीचे दिया हुआ है। तो हम अब इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अंदर बेसिकली आपको पढ़ना है माइक्रो टीचिंग के बारे में और कुछ कौशलों के बारे में जो टीचिंग में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले टीचिंग कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स क्या होती हैं। तो स्किल्स आर एसेंशियली इन एनी प्रोफेशन, दे कन्वर्ट थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। जो भी हमारे स्किल्स होते हैं वो थ्योरी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो भी हमने थेरेटिकल या फिलोसफिकल चीज़ें पढ़ी हैं, जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि टीचिंग शुड बी लाइक दिस, उसको जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो वही हमारी क्या होती है, स्किल्स होती है। और टीचिंग लर्निंग के अंदर हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे किसी लेसन को इंट्रोड्यूस करना, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन करना, टीचिंग एड को यूज़ करना, फीडबैक देना, क्लासरूम को मैनेज करना। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में आती हैं और इन्हीं को हम कॉम्पिटेंसीज कह देते हैं, राइट। दीज आर सम कॉम्पिटेंसीज विच अ टीचर यूजेस इन हर क्लास। यहाँ पे गेज की एक डेफिनेशन है कि टीचिंग स्किल्स आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। टीचिंग स्किल्स क्या होती है, हमारी ऐसी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिन्हें टीचर यूज़ करता है अपनी क्लासरूम में। तो वे विशिष्ट क्रियाएं प्रक्रियाएं जिन्हें टीचर कक्षा में यूज़ कर रहा है वो क्या है, हमारे टीचिंग स्किल्स होते हैं। अब टीचिंग स्किल्स की मुख्य विशेषताएं क्या है कि ये हमारी टेक्निक होती हैं, हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो हम अपनी क्लासरूम में यूज़ करते हैं। ये हमारे ओवर्ट बिहेवियर होते हैं जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। तो हम जो भी स्किल्स को यूज़ करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हम वर्बली या नॉन वर्बली उसको दिखा सकते हैं। जैसे मैं अगर अभी बोल रही हूँ तो ये मेरा वर्बली मैं कुछ बोल रही हूँ या मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये भी मेरा क्या स्किल है। कुछ हमारे नॉन वर्बल स्किल्स होते हैं, जैसे कि मेरे हाव भाव क्या है या मेरा जेस्चर क्या है, ये सब हमारे क्या है, टीचिंग स्किल्स होते हैं। टीचिंग स्किल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज होती हैं कि कौशल किसी का, उसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसको आप बता सकते हो कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेसन को, तो हम इनको डिफाइन कर देते हैं। ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको मापा जा सकता है इसको, और इसको बदला भी जा सकता है, हम इसमें चेंजेस भी लाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी टीचिंग कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपका इसके अंदर आता है, क्योंकि ये बेसिकली आपका एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी एक स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम यहाँ पे स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं तो माइक्रो टीचिंग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म अध्यापन इसको कहा जाता है। तो क्या है माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक, एक ट्रेनिंग टेक्निक है वेयर द टीचर प्रैक्टिसेस वन स्किल एट अ टाइम। एक कौशल को एक समय में जब टीचर सीखता है, सिंप्लीफाइड मैनर में, एक क्लासरूम सिचुएशन को क्रिएट करके सीखा जाता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम में एक सिचुएशन क्रिएट किया गया, वहाँ पे टीचर एक कौशल को प्रदर्शित कर रहा है, उसको दिखा रहा है, तो उसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली टीचर को फीडबैक देने के लिए हेल्प करता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस को जानने के लिए हेल्प करता है। मोस्टली जो हमारे प्यूपिल टीचर्स होते हैं, जो टीचर ट्रेनिंग में होते हैं, उनके लिए इस तरह की टीचिंग को किया जाता है। और मेजर फोकस इसका क्या होता है, स्किल को इन्हांस करना है, स्किल को बनाना, ठीक है। तो एक डेफिनेशन है कि माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक टू डेवलप स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इन अ रियल बट स्केल्ड डाउन क्लासरूम सेटिंग सपोर्टेड बाय फीडबैक। क्या है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये हो जाता है। माइक्रो टीचिंग क्या है, एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक है, एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक है जहाँ पे यहाँ टीचर के सामने वास्तविक परिस्थिति को बनाया जा रहा है। रियल क्लासरूम नहीं है, लेकिन एक स्केल्ड डाउन टीचिंग हो रही है, जहाँ पे स्केल डाउन का मतलब क्या है कि सारी चीज़ें कम कम होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, जो प्यूपिल टीचर होते हैं वही स्टूडेंट बनते हैं, और टाइम कम होता है, एक स्किल पे फोकस्ड ये होता है, एक टॉपिक पे फोकस होता है। तो इसको हम कहते हैं कि स्केल डाउन टीचिंग है, ठीक है। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले देखते हैं, फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो 1963 में इसको डेवलप किया ड्वाइट एलन ने। तो किसने दिया माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट? ड्वाइट एलन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1963 में इसको डेवलप किया था। सबसे पहले इसको साइंस जो क्षेत्र है उसमें अप्लाई किया गया, बाद में इसको लैंग्वेज
भाषा शिक्षण के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। भारत में अगर बात करें तो डीडी तिवारी 1967 में इसको माइक्रो टीचिंग को पहली बार यूज़ किया गया था इलाहाबाद के अंदर। तो ये याद रखना है भारत में कब आया। और ड्वाइट एलन इसके प्रोपाउंडर हैं, ड्वाइट एलन को माना जाता है। ड्वाइट एलन की एक डेफिनेशन थी कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। स्केल्ड डाउन याद रखना है, स्केल्ड डाउन इसको कहा जाता है। स्केल्ड डाउन का मतलब क्या है कि लेस है सब कुछ, सब कुछ क्या होता है इसमें, कम कम है या बहुत स्पेसिफिक है। तो इसको समझते हैं पहले, कैरेक्टरिस्टिक समझते, फिर आपको स्केल डाउन समझ में आ जाएगा क्या यहाँ पे क्या है स्केल डाउन का मतलब। पहला देखो क्या है कि माइक्रो टीचिंग इज एन एक्सपेरिमेंट इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन जैसे जो डीएलएड बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, अलग अलग टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, आईटेप करते हैं, उसमें माइक्रो टीचिंग को करवाया जाता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे टीचर अपनी स्किल को सुधारता है, ठीक है। दूसरा, इट इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस। इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग डिवाइस है, यानी व्यक्तिगत प्रशिक्षण यहाँ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली हम स्किल ट्रेनिंग को इन्हांस करने के लिए यूज़ करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्किल को अगर मुझे टीचर के अंदर अच्छा करवाना है बाद में, उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो माइक्रो टीचिंग हो सकता है। मतलब मेरा कोई स्किल हो सकता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग हो सकता है, क्वेश्चन आंसर स्किल हो सकता है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल हो सकता है, कुछ भी स्किल हो सकता है, उसको मैं इन्हांस करवा रही हूँ। तीसरा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड पार्टिसिपेंट्स विद एन एनवायरनमेंट फॉर प्रैक्टिस बेस्ड टीचिंग। मुख्य उद्देश्य है कि जो टीचर है उसको रियल क्लासरूम में जाने से पहले एक उनको प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ दिया जाता है, उनको एक एक्सपीरियंस दिया जाता है कि वो प्रैक्टिस कर सके अपने कौशल को। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर। वास्तविक अध्यापन का संक्षिप्त रूप है और ये बेसिकली स्केल डाउन है, रियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, स्केल डाउन का मतलब है कि एक स्किल को एक समय पे सिखाया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासरूम का साइज भी कम है, स्केल डाउन है, मतलब 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। और वो स्टूडेंट कौन होते हैं, जो प्यूपिल टीचर है, जो साथ में आपके जो टीचर ट्रेनिंग में है वही लोग आपके स्टूडेंट बन जाते हैं। तो 5 से 10 विद्यार्थी हो सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन है यहाँ पे, 5 से 10 मिनट का होता है। मैक्स टू मैक्स 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग होता है। माइक्रो टीचिंग में टोटल टाइम की मैं बात करूं तो आपका 36 मिनट का होता है। 5 से 10 मिनट आपका मेन जो आप कंटेंट देते हो वो होता है। लिमिटेड कंटेंट होता है, केवल एक अवधारणा सिखाया जाता है कि मतलब मान लो माइक्रो टीचिंग करनी है तो हम पूरे चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, हम उस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे या हम एक टॉपिक ले लेते हैं छोटा सा, तो इसका कंटेंट कम होता है। और यहाँ तत्काल प्रतिपुष्टि यहाँ पे देता है कि जो भी वहाँ पे मान लो जो भी वहाँ आपके साथ में सहयोगी बैठे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो प्यूपिल टीचर हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं कि आपने कैसा पढ़ाया है। तो ये बेसिकली आपका स्केल्ड डाउन टीचिंग हो गया, माइक्रो टीचिंग। एंड ये आप देख सकते हो पूरा ये एक चक्र है, अलग अलग आपके एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो ऐसे याद रख लो कि 36 मिनट का आपको पूरा काल होता है, जिसमें सबसे पहले टीचर योजना बनाता है, ठीक है। प्लान करेगा पहले, तो पहले योजना बनाएगा, प्लानिंग करेगा, फिर वो टीच करता है, शिक्षण करेगा जाके। तो आप देख रहे हैं 6 मिनट का हो गया, 12 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 6 मिनट, इस तरह से टाइम डिवाइड हो जाता है। तो पहले प्लान करता है, फिर टीच करेगा, फिर उसको फीडबैक देते हैं। फीडबैक जो मिला उसके बाद दोबारा से उसमें चेंजेस करके पुनः योजना बनाता है, फिर पुनः शिक्षण करेगा, पुनः उसको प्रतिपुष्टि मिलती है और ये साइकिल चलता रहता है। तो ये 36 मिनट का पूरा काल होता है माइक्रो टीचिंग में। प्लान करेंगे पहले, फिर टीच करेंगे, फिर फीडबैक मिलेगा, फीडबैक के बाद हम फिर से प्लान करेंगे चेंजेस जो भी हमें करना होता है, फिर हम रीप्लान करके फिर दोबारा पढ़ाते हैं, फिर दोबारा फीडबैक मिलता है। तो ये आपका साइकिल आप देख रहे हो। ऐसे याद रखना है कि माइक्रो टीचिंग का कौन कौन सा साइकिल होता है, ठीक है। 36 मिनट टोटल इसमें टाइम होती, मेजर टाइम हमारा होता है। एंड ये थोड़ा सा मैंने फॉर योर जस्ट रिविजन पर्पज आई हैव एडेड दीज, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस पूरा, लेकिन आप बेसिक बस याद रख लो कि क्रमबद्ध तरीके से क्या क्या हमारा सूक्ष्म शिक्षण का चक्र होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया पहले प्लान करेंगे, तो पहले आप इसको अगर और एलाबोरेट तरीके से देखें तो पहले कौशल की परिभाषा होगा। ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टीचिंग स्किल को डिफाइन किया जाएगा कि भाई किस स्किल को फोकस करना है माइक्रो टीचिंग में, राइट।
तो उस कौशल को समझाया जाता है कि वो कौशल है क्या, कौन सा कौशल आपको वहाँ पे करवाना है। फिर आप उस स्किल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्लानिंग करेंगे, फिर उसको टीच करेंगे, ये हम कर चुके हैं। फिर डिस्कशन फीडबैक मिलता है, फिर रीप्लान, फिर रीटीच, फिर रीडिस्कशन, रीफीडबैक मिलता है। यही साइकिल दोबारा हमारा चलता रहता है। तो ये एक साइकिल ये वाला हो गया जो थोड़ा और डिटेल्ड में था, और एक ये वाला साइकिल हो गया जो आम तौर पे ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे अच्छा कुछ हमारे स्किल्स होते हैं, जैसे अभी मैं कह रही थी कि माइक्रो टीचिंग में आप किसी पर्टिकुलर स्किल पे बहुत फोकस्ड रहते हैं, राइट। कौन सी स्किल हो सकती है, हमारी स्किल्स होती क्या है जो हम यूज करते हैं टीचिंग में। पहला स्किल देखो, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। किसी पार्ट को परिचय देने का भी एक कौशल होता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, आप वहां पे ध्यान आकर्षित बच्चे का कैसे कर पा रहे हैं, ये स्किल है। दूसरा, उनके प्रीवियस नॉलेज को कैसे लिंक कर पा रहे हैं, आप सक्सेसफुल है या नहीं हो रहे हैं उस चीज में। डिवाइस को कैसे यूज कर पा रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव्स कैसे बच्चों के सामने आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं या उसको उसकी घोषणा कैसे कर रहे हैं। तो पहला है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। किसी पार्ट को जब आपको इंट्रोड्यूस करना है क्लासरूम में जाके, वो एक स्किल होती है कि आपने कितने अच्छे से उस पार्ट को बच्चों से कनेक्ट किया है, राइट। तो पहली स्किल हो गई। दूसरी स्किल थी स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रश्न पूछना। प्रोबिंग क्वेश्चन मतलब होता है जब आप बच्चों को संकेत वाले प्रश्न पूछते हैं, यानी बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछना जिससे कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सके, अवेयर हो सके, या उनका वो फोकस्ड हो सके उस टॉपिक के अंदर। तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए प्रोबिंग क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसके अंदर शिक्षक प्रॉम्प्ट दे सकता है बच्चों को, मान लो कोई हिंट दे दिया, कोई प्रॉम्प्ट दे दिया, जानकारी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। केंद्रित उनको फोकस करने के लिए पूछते हैं। तो दूसरा स्किल हो गया क्वेश्चन को पूछना, प्रोबिंग क्वेश्चन। तीसरा है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। हम कैसे समझा रहे हैं, उसमें सततता कितनी है, ये भी एक स्किल हो गया, राइट। कितने तरीके से हम लॉजिकल सीक्वेंस में कैसे तार्किक तरीके से पाठ को पढ़ा रहे हैं, कैसे मुख्य बिंदुओं को हम समावेश कर रहे हैं, ये भी क्या है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगा। फिर आता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। आपको क्या करना है, केवल स्किल्स को ध्यान रखना है कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब क्या होता है, जहां पे टीचर अपने हाव भाव, अपनी गति को कैसे दिखा रहा है। मतलब मेरे एक्सप्रेशन, अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मेरा हाव भाव, मेरे स्वर का उतार चढ़ाव, मैं कितनी देर तक किसी टॉपिक को पढ़ाने पे पॉज ले रही हूँ, मेरा इंटरेक्शन का स्टाइल क्या है, या मैंने वॉइस को कैसे यूज़ किया, मेरा चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है पढ़ाते टाइम, ये एक स्किल वेरिएशन हो सकता है। स्टिमुलस वेरिएशन इसको कहते हैं। मेरी मूवमेंट हो सकती है कि मैं आगे पीछे जा रही हूँ क्लास में ताकि बच्चे शोर ना करें, ये भी क्या है, स्टिमुलस वेरिएशन का पार्ट है, जहाँ टीचर अपने मूवमेंट से, अपने हाव भाव से क्लास को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जो भी पढ़ा रहा है उसको एंगेजिंग बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चौथा स्किल था, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उत्तेजना विविधता इसको कहते हैं। फिर आता है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। किस तरीके से मैं बच्चों को रीइंफोर्समेंट दे पा रही हूँ, पॉजिटिव वर्बल दे रही हूँ, नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट दे रही हूँ, मैं उनको क्लू दे रही हूँ, नेगेटिव दे रही हूँ, या किस तरीके से मैं उनको रीइंफोर्स कर रही हूँ, ठीक है, क्या मैं बोल रही हूँ, वो चीज़ें हो सकती है। फिर स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। उदाहरणों को स्पष्ट करना भी एक स्किल होता है कि मैं कितने अच्छे से किसी उदाहरण को दे पा रही हूँ, कितना सिंपल है, कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये भी एक स्किल है। फिर ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल होता है, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड राइटिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे 45 डिग्री एंगल पे किसी भी जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो हमें पूरा नहीं लिखना होता है, हमें 45 डिग्री एंगल बना के लिखना होता है, और उसकी लेजिबिलिटी कितनी है, कितना क्लीन मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, मुख्य बिंदुओं को मैंने हाईलाइट किया नहीं किया, स्पेस दिया लिखने में नहीं दिया, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है, ठीक है। फिर आता है अचीविंग क्लोजर। आठवां स्किल क्या है, क्लोजर का मतलब है कि आपने जो भी पढ़ाया है क्या आप उसको दूसरे अगले चैप्टर से लिंक कर पा रहे हो,
आपने जो पढ़ाया है क्या आपने जो ऑब्जेक्टिव आप सोच के गए थे क्या वो फुलफिल हो रहे हैं, पाठ का समापन आप किस तरीके से कर पा रहे हैं, क्या वो बच्चों के लिए उपलब्धि की जांच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ये क्या थे हमारे मेजर इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हम माइक्रो टीचिंग में या इन जनरल टीचिंग में यूज करते हैं ऑलवेज पढ़ाते समय किसी भी चीज को। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब बात करेंगे स्टुमुलेटेड टीचिंग क्या होती है। ये भी एक पूछा जाने वाला बड़ा ही कॉमन सा आपका आता है पेपर में। देखो, स्टुमुलेशन या स्टुमुलेटेड टीचिंग क्या है, एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट टीचर कृत्रिम कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल या फिर नियंत्रित वातावरण में टीचिंग को प्रैक्टिस करते हैं। इसमें वास्तविक क्लासरूम सिचुएशन को आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है ताकि शिक्षक जो टीचर ट्रेनिंग है उनको एक सहयोगात्मक वातावरण मिले और टीचिंग स्किल्स को वो अभ्यास कर सके। तो स्टिमुलेटेड टीचिंग भी उस तरीके का होता है। अच्छा, कई बार स्टिमुलेशन मेथड भी पूछा जाता है। स्टिमुलेशन मेथड में वही है कि रोल प्ले बच्चे कर रहे हैं या वीडियो गेम या आर्टिफिशियल क्लासरूम सेटिंग बनाया जाता है। तो बेसिकली अगर आपसे स्टिमुलेशन पूछा जाए कि स्टिमुलेशन क्या होता है, स्टिमुलेशन से सीखना क्या होता है, तो इसका बेसिकली यही है कि जब हम एक रियल सिचुएशन को बनाते हैं, लाइक एक कोई सिचुएशन है, आपने उस सिचुएशन को क्रिएट किया है कोई चीज़ पढ़ाने के लिए। सपोज एक एग्जांपल है कि मुझे अगर मान लो एक शॉपकीपर और एक कस्टमर का दिखाना है, राइट। मुझे मान लो मैथमेटिक्स के अंदर कोई मनी का कॉन्सेप्ट सिखाना था, तो मैंने क्या किया कि शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में जो इंटरेक्शन जैसा होता है वैसा मैंने क्लासरूम में करवाया, तो वो एक स्टिमुलेटेड टीचिंग हो सकती है, राइट। और एक स्टिमुलेटेड टीचिंग वो होती है जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग में हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, राइट, जहाँ रोल प्ले ज़्यादा हो रहा है या रियल सिचुएशन को बनाया जाता है आर्टिफिशियली। ठीक है, तो ये दोनों में यूज किया जा सकता है। अब देखो, स्टिमुलेटेड टीचिंग शब्द का प्रयोग डोनाल्ड आर रुस्केंक ने 1968 में पहली बार किया था और टीचर ट्रेनीज को एनवायरनमेंट देने के लिए इसको यूज किया गया था। और एक आपका होता है सिमुलेशन, ये भी याद रखना। सिमुलेशन हम क्लासरूम में यूज करते हैं जहाँ पे जो भी रियल सिचुएशन है उसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर रोल प्ले, आर्टिफिशियल टीचिंग, पायलट ट्रेनिंग इसको कहते हैं कि पहले से हमने कोई चीज़ डिसाइड कर दी है, लेबोरेटरी मेथड इसको कह सकते हैं, क्लिनिकल कह सकते हैं, साइंटिफिक कह सकते हैं, इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड इसको हम कह सकते हैं। तो ये अलग अलग नेम है इनके जो आपको याद रखना है। रोल प्ले क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिमुलेशन टेक्निक। रोल प्ले और सिमुलेशन बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन सिमुलेशन में रोल प्ले का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिमुलेशन बस ये है कि जो रियल सिचुएशन होती है उसको एज इट इज़ बनाया जाता है। रोल प्ले में ये होता है कि वो किसी हमें कैरेक्टर का या किसी एक इंसान का या किसी भी एक पर्सन को हम उसकी भूमिका को अभिनय करते हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया कि शॉपकीपर और कस्टमर हो सकता है, राइट। तो शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में जो रियल सिचुएशन आएगा, जो एक परिस्थिति है, उसको बनाया गया है तो सिमुलेशन है। लेकिन जो शॉपकीपर और कस्टमर रोल प्ले जो हो रहा है, जो भूमिका निभा रहे बच्चे, वो रोल प्ले के अंदर आ जाएगा। तो दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर। आई होप कि दिस इज नाउ क्लियर। ओके, दिस इज द लास्ट टेबल जो आपके जिस रिवीजन पर्पस के लिए आई हैव एडेड। टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन आपका है, लर्नर कंट्रोल्ड है, ग्रुप कंट्रोल्ड है। ठीक है, ये तीन हमें पढ़ना था एंड यहाँ पे हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है। टीचर कंट्रोल्ड में आपका लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। रेसिटेशन हो सकता है, जैसे कोई पोयम को रेसिटेशन बार बार रिपीट करके सिखाया जाता है। ड्रिल, ट्यूटोरियल, क्वेश्चन आंसर, ये सब आपके टीचर कंट्रोल में आ सकते हैं। लर्नर कंट्रोल में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया था, ये हो गया। सेल्फ पेस से सीखना, सेल्फ लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड इसके अंदर आ जाएगा। डिस्कवरी, माइक्रो टीचिंग भी हो सकता है। माइक्रो टीचिंग बेसिकली टीचर ट्रेनी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप कंट्रोल में ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, टीम टीचिंग बेसिकली इसमें नहीं आएगा। टीम टीचिंग आपका मेजरली टीचर कंट्रोल में आएगा। एंड सिमुलेशन मेथड हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, ये सब आपके ग्रुप कंट्रोल में भी आते हैं। तो आपके जो मेथड्स हैं वो दोनों ही पार्ट हो सकते हैं। जैसे आपका प्रोजेक्ट मेथड है वो ग्रुप में भी आता है और वो लर्नर सेंटर्ड में भी आता है।
हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक्स जो आज मैंने कराया है, इसके बेसिस पे जो हम प्रश्न करेंगे, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इन चीज़ों के बारे में। तो इट्स बेटर टू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर डूइंग दिस टॉपिक। तो वी हैव डन दिस टॉपिक टिल नाउ। आई होप कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, देख लेना। Thank you so much for watching this video. In case if anything, if you want to ask or any doubt if you have to let me know in comment box, and प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना आप लोगों को। लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगा। 8-9 वीडियो में पूरी आरआरबी का सिलेबस कंप्लीट करवाया है मैंने, तो आप लोग इसको चेकआउट करना। एंड वी विल मीट एट 10 PM लाइव सेशन के थ्रू। हम लोग आज यूनिट 3 को कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। मेक श्योर टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास के साथ।